चाहे तो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर्स, क्योंकि जब एग्ज़ाम हो रहा होता है तो यहाँ पर सबका इम्तिहान हो रहा होता है, यानी हर कोई कोशिश कर रहा होता है अपनी मैक्सिमम, और टीचर आपको गाइड भी कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का वो गैस बायोलॉजी का, जो इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस को हल कर देगा। और जो कल आपका पेपर होने वाला है, उस पेपर में चाहे वो सुबह का है, चाहे वो शाम में, मतलब फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम या किसी भी बोर्ड का है, आपको यहाँ हेल्प मिलेगी। और जो बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं है उनके लिए बता दिया जाएगा। जो लोग थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हैं या जिनकी मैक्सिमम तैयारी भी है, तो वो भी बेटा यहाँ से फायदा उठा सकते हैं। तो आपको जो कुछ जानना है वो साथ मेरे चलिए और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर आने वाला है वो पेपर किस तरह का है और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर आप सही तरह से ट्रेनिंग नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए परेशानी होगी। तो वो ट्रेन क्या करना है दिमाग को, उम्मीद है काफी बच्चों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहे होते हैं एग्जाम में बस पास होने की, तो बेटा उन लोगों के लिए भी यहाँ कुछ जानने को है। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको वो पेपर पैटर्न आपको बता देता हूँ जो पेपर आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, वो कैसे, वो ऐसे कि देखो आपके पास एक आएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अब मैंने ये कैसे बताया, ये मैंने आपको इस तरह बताया है कि देखो भाई, आपके पास जो पहला होगा वो तो होगा एमसीक्यू का, ठीक है, उसमें 12 नंबर होंगे आपके। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 2, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे, जिनमें से आपको 8 में से 5 5 5 यानी कुल मिलाकर 15 क्या करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हल करने हैं। ये आपके बन जाएंगे 30 मार्क्स। फिर इस तरह से क्वेश्चन 5 6 7 में से आपको कोई से दो करने हैं, जिनमें ए और बी पार्ट होगा। हर पार्ट के 4 या 5 नंबर मिलाकर 9 नंबर होंगे, और चूंकि आप दो सॉल्व करोगे तो 18 नंबर यहाँ बनाओगे। इस तरह से आपके पास 12, 30 और 18 मिलकर 60 मार्क्स का आपका टोटल क्या हो जाएगा बेटा, ये क्वेश्चन यानी आपका पूरा पेपर बनेगा। तो इस तरह से कम ये आपको स्कीम पता होनी चाहिए। फिर आते हैं वापस, ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, वो लाजमी तौर पर इजी मैट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं और आपको उसका फायदा होने ही वाला है। अच्छा जी, अब यहां पर आते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, आपके पास है 75% नॉलेज बेस। नॉलेज बेस का मतलब ये है कि जो चीज आप रट्टा लगाते हो, याद करते हो, वो पेपर होगा। और 25% वो है जो कि एनालिटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसे आप बोल सकते हो, या ऐसी चीज जो डायरेक्टली बुक में नहीं लिखी लेकिन इनडायरेक्टली वहां पे मौजूद है, उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल इन क्वेश्चन को किस तरह से करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उनकी तरफ हम फोकस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ यूं कि आपको पता करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का। सबसे देखो, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है अब तक, वो इस चीज को जरूर फोकस करेंगे जो मैं बता रहा हूं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। बाकी सब छोड़ दें, बस ये कर लें तो आप पास है। और एमसीक्यू में भी इसी तरह से है। एमसीक्यू का थोड़ा सा मैं आपको बताता चलता हूं कि जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, यानी बहुत कम तैयारी है, वो परेशान है, तो वो क्या करें, सिर्फ एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज कर ले। नंबर 1 यानी एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज कर ले, नंबर 1। और नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन फोकस करें और सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने हल करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे कि आपके पास चैप्टर नंबर 1 से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है, और ये भी याद रहे कि अब यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 3 मुख्तसर सवाल आएंगे, यानी कि नंबर बन जाएंगे आपके 6। तो ये आपने इस तरह समझ के चलना है। अब इसमें उर्दू मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सब कुछ लिखा हुआ है। देखो भाई, सवाल बड़े आसान आसान से हैं। डिफाइन या डिफरेंस बिटवीन द स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स। भाई स्टोमेटा अलग से भी आ सकता है, लेंटिसेल अलग से भी आ सकता है, और दोनों का डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, मतलब उन दोनों में फर्क लिखो। इस तरह से डिफाइन एल्वेलाई। तो आप ये देख रहे हो, मैं सारे अगर रीड करूंगा तो फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ साथ देता जाता हूँ, समझाता जाता हूँ, और मैं आखिर में यही बता दूंगा कि अगर आप ये फाइल चाहते हैं तो ये आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो फिर वहां से जाके आप डाउनलोड भी कर सकोगे। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब देखें, इसमें ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, ये एक ही चैप्टर से हैं। फिर जब हम नेक्स्ट चलेंगे आगे आगे आगे, अब आ जाए चैप्टर नंबर 11 पर।
अब 11 पर क्या होगा, इस चैप्टर से आपको 3 मुख्तसर सवाल मिलेंगे और कुल नंबर उसके हो जाएंगे 6। इसमें लिखा है राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यानी कि आपको यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स लिखने हैं, 1 2 3 4 बनाकर आप कुछ लिख दो। यानी अगर आपने लिखना है किडनी, किडनी लिख दो, यूरिटर लिख दो, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर लिख दो, यूरेथ्रा लिख दो। तो इस तरह से आपने एक एक वर्ड एक एक लाइन में लिख देना है और ये मुकम्मल हो जाएगा। राइट कंपोनेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अच्छा क्वेश्चन उम्मीद है, क्योंकि अब चूंकि पेपर तो आ गया है, सारा मटेरियल आपके पास है, बुक्स आपके पास हैं, तो आपको सबका जवाब तो होंगे पता। नहीं अगर कोई कहता है सर अभी तक पता नहीं चल रहा है, तो वो भी मॉडल पेपर से बेटा इसको कर सकते हैं। मॉडल पेपर में ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, ठीक है। अब तक तैयारी हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी कोई बच्चा अगर पूछ लेता है सर कोई सवाल आपको मिल नहीं रहा, कहीं पर भी नहीं मिल रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें और इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में दुआ जरूर दिया करें एक दूसरे को। दुआ देने से आपको भी दुआ मिलेगी और हजारों लोग एक दूसरे को दुआ देंगे, इंशाल्लाह कोई ना कोई किसी ना किसी की दुआ तो काम करेगी। तो जिनकी तैयारी कम भी है उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ सकते हैं। इंशाल्लाह भी लिखें, इंशाल्लाह जरूर नंबर अच्छे आएंगे ताकि आपको हेल्प मिले। अच्छा बेटा इसके बाद आगे चलो, इसके बाद वो लिखता है व्हाट आर द टू लीडिंग कॉजेज ऑफ द किडनी फेलियर, यानी किडनी फेलियर की कोई सी दो वजूहात बताएं। तो जो आपको आती हैं, जिस तरह से आपने याद किया बेटा उसको आप लिख सकते हो, वजूहात काफी सारी हैं। अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 12 का। चैप्टर नंबर 12 क्या कहता है? चैप्टर नंबर 12 ये कहता है कि भाई इसमें से दो क्वेश्चंस आएंगे और ये आपके पास उसके मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं? ये सारे के सारे। अगर आप चाहते हो कि भाई इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी लेकर इसको चेक कर सकते हो। और जो बच्चों की तैयारी है वो क्या करेंगे, वो ये कोशिश करेंगे कि इन सबको रीड करेंगे, एटलीस्ट वन टाइम जरूर रीड करेंगे। जब रीड करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई ये सवाल हमें तैयार है और ये सवाल हमें तैयार नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं साइड पर होकर आपको दिखाता रहता हूं ताकि आप सारे सवाल भी देखते जाओ बेटा। इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएंगे बेटा। रोक कर आप कहीं पे सबको देखें, कोई ऐसी जगह हो जहां कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको ना आता हो, स्पेशली उन बच्चों को जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है। वो बस चेक कर रहे हैं कि हमारी तैयारी का लेवल है क्या, वो सवाल हमें आते हैं जो कल आने वाले हैं, यानी कि गेस्ट पेपर के क्वेश्चन हैं वो अगर आपको आते हैं तो बस काम आपका बिल्कुल फिट है। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया तो लाजमी तौर पर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 है, इससे दो मुख्तसर सवाल आएंगे, ठीक है, 4 नंबर पूछा जाएगा। तो इसके अंदर ये आपके पास वो क्वेश्चन है, जैसे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि डिफाइन लोकोमोशन, लोकोमोशन को डिफाइन करो, ठीक है। जो जानवर एक जगह से या कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसे हम कहते हैं लोकोमोशन, हरकत। अब लोकोमोशन के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है, जैसे सीलिया के जरिए, टेंटिकल्स के जरिए से और फ्लैजेला के जरिए से। अमीबा है वो अमीबॉइड मूवमेंट दिखाता है। तो आप ये डिफाइन करने के बाद एग्जाम्पल भी कोट करें ताकि आपका सवाल काफी वर्थ वाला बन जाए। राइट द नेम ऑफ द चेस्ट बोन, चेस्ट बोन का नाम लिखो। इसी तरीके से ठीक है, यानी स्टर्नम आपने सुना होगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पैक्ट बोन एंड, ये बोन है ठीक है, बोन एंड स्पॉन्जी बोन। तो इस तरह से आपको जो जो आपको आता है बेटा, एक एक दो दो लाइनें हर एक डेफिनेशन के साथ जरूर ऐड करो और एग्जाम्पल भी चाहे पूछी जाए या ना पूछी जाए जरूर लिखो। फिर उसके बाद आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है बेटा देख लें कि आप इसको लगा सकते हैं, मतलब कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सवाल आपको मुश्किल लग रहा है, वरना आप बस पढ़ते जाओ और देखते जाओ कि आपको ये आ गया या नहीं आया, ठीक है बेटा जी। इसके बाद आप आ जाए चैप्टर नंबर 14 पर। चैप्टर नंबर 14 में से 3 मुख्तसर सवाल यानी 6 नंबर का आपका सवाल बनेगा। अब इसमें क्या करोगे, इसमें वो कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ से स्टार्ट होता है भाई, अगर फर्टिलाइजेशन एग और स्पर्म का मिलना बॉडी के अंदर होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे इंसानों में होता है, बड़े जानवरों में, मतलब मिसाल के तौर पर ऊंट, घोड़ा, गधा, इस तरह के तमाम जानवरों के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है उसमें एग और स्पर्म का मिलना बॉडी से बाहर होता है। जैसे फ्रॉक में होता है, फीमेल फ्रॉक जो है वो क्या करता है, एग देता है, ठीक है। और उसके बाद जो मेल फ्रॉक होता है उसकी बॉडी के ऊपर स्पर्म डालता है। वो स्पर्म जो है वो एग के ऊपर गिरते जाते हैं, यानी बॉडी से बाहर। इस तरीके से जिस एग को स्पर्म मिल जाता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, जिसको नहीं मिलता फर्टिलाइज नहीं होता। इस तरह फ्रॉक के सारे अंडे जो होते हैं वो नए जानवर में या नए फ्रॉक में तब्दील नहीं होते, यानी वो लार्वा बनता है या उसके बाद टैडपोल बनता है। तो वो सब अगर ऐसा हो जाए ना, सारे एग, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है फ्रॉग में और उसमें सारे एग फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो एक पूरा का पूरा तालाब या समंदर मेंढक से ही भर जाना था। तो अल्लाह ताला ने हर एक चीज के अंदर अपनी एक
मतलब तरीका रखा है, और जो एग फर्टिलाइज नहीं होते वो मछलियों की खुराक बन जाते हैं। इस तरह खुराक भी पैदा हो जाती है, साथ साथ फ्रॉग की भी नस्ल बरकरार रहती है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के फवायद भी रहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से बस और भी चीज़ें, बडिंग क्या है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये आपने पढ़ा होगा फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलो, और फिर अब क्योंकि मैं सारे सवाल समझाऊंगा तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, क्वेश्चन सारे नहीं समझा सकेंगे, लेकिन ये है कि हम आपको सवाल दिखा रहे हैं। जो सवाल ना मिले तो वो आप पूछ जरूर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इंशाल्लाह जरूर लिखिएगा कि भाई इंशाल्लाह हमारे नंबर अच्छे आएंगे, ताकि हम भी क्या हो पता चले हमें कि आप कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 के अंदर देखा जाए तो बेटा यहाँ पे 3 मुख्तसर सवाल आएंगे, और राइट द फंक्शन ऑफ द डीएनए। भाई डीएनए क्या करता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करता है तमाम खसूसियात को, यानी वालदेन से बच्चों में खसूसियात को मुंतकिल करता है, ये उसका फंक्शन है। यानी ट्रांसफर द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। डिफाइन न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम्स की तारीफ करें, डिफाइन ट्रांसलेशन, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस तरह बेटा आपके पास बहुत सारे बन जाएंगे क्वेश्चंस। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपको दिखाता जाऊं, आप लाजमी तौर पर एक दफा इसको देख लो, कोई सवाल अगर रह जाए तो पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह, वरना वीडियो आगे पीछे करके आप तो देख ही सकते हैं कि यही तो फायदा है ऑनलाइन का, कि कोई चीज़ रह भी जाए तो वो आप कर सकते हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16। चैप्टर 16 में चार चार शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और इसका मतलब है 8 नंबर का सवाल आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द, ये लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में आ जाए तो ए फॉरेस्टेशन लिखा है, ठीक है। ये तो ए फॉरेस्टेशन लिखा है, इसके बाद डिफाइन कमेंसलिज्म लिखा है, इसी तरह से रोल ऑफ द डिकम्पोजर्स लिखा है। तो ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस यहाँ पर मौजूद होंगे बेटा, तो इस तरह से आपने इनको भी देख लेना है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, चैप्टर वाइज कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का मिसाल, अच्छा यहाँ पे एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास मुकम्मल तैयारी ना हो और आप घबरा रहे हो, सर सारे चैप्टर्स के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो देखो, अगर आपकी ये हालत है कि आपको बिल्कुल भी मतलब जीरो पे खड़े हैं, तो आपने यहाँ भी परेशान नहीं होना, जितना आपसे हो सकता है। देखें, आप कम से कम आधी बुक ले लो, आधी बुक, हाफ बुक के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लो, हाफ बुक के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लो। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, आपको आगे से देखो, एक चीज ये होती है कि आपने एक बार पढ़ा था, आपको कच्चा पक्का याद है कहीं से, अब आप उसे दोबारा दोहराओगे तो पक्का पक्का होके याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो कच्चा पक्का भी नहीं किया हुआ, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो, और अब फिर घबरा रहे हैं कि सर सारे सवाल हो पाएंगे या नहीं, तो फिर आप सिर्फ वो सवाल कर लें जो आधी किताब से हो, तो वो भी आपके काफी हद तक हो जाएंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद आगे चलो, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। ये आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17। इस 17 में से 2 मुख्तसर सवाल आएंगे और 4 जो हैं उसके अंदर नंबर होंगे। इस तरह से ये सवाल भी मुश्किल नहीं है, उम्मीद है कि आपको सारे आते होंगे। नहीं आते तो बेटा जितने आपको आते हैं कच्चे पक्के, उन्हें पक्के कर लो, कम से कम इतना तो आप कर सकते हो। तो इसके बाद लिखता है चैप्टर नंबर 18। इस चैप्टर में से 2 सवाल आएंगे, यानी 4 नंबर का आपका हिसाब बनेगा, और फिर उसके बाद आप ये सारे के सारे सवाल कर लोगे। मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखो जी, यहां पर आपके तकरीबन सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या हो गए, एंड हो गए। तो आप यहां तक कंप्लीट करने के बाद अब आप आएंगे आगे। अब आगे कहां पर आओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पता है कि देखो पेयर वाइज होते हैं, तो आपको 2 पेयर ही करने हैं, तो जो कोई 2 पेयर चुन लो उन्हीं के क्वेश्चंस कर लो, बाकी को छोड़ दें। इसका मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें 4 चैप्टर करने पड़ते हैं मैक्सिमम। तो देखो अभी चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 12 है, तो 10 और 12 में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे लिखा है पौधों के में पत्तों, या उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है, पौधों में पत्ते गैसों का तबादला कैसे करते हैं, और इंग्लिश में लिख सकते हैं हाउ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द प्लांट लीव्स। तो प्लांट लीव में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की एक्सचेंज के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। बहरहाल ये सारा तो नहीं समझा पाएंगे, बट ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 के बेटा ये इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 12 के ये इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। तो आप देखते जाओ उसमें कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए आसान है करने, वो कर लीजिएगा। जो चैप्टर जो है देखें पूरा पेयर करना है, ये नहीं कि एक चैप्टर करना है, जो पेयर आसान लगे दोनों सवालों को देख के, यानी मिसाल के तौर पर अब आप 11 और 13 को देखो, अगर ये पेयर आपको आसान लगता है तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। तो 11 और 13 के पेयर में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन आंसर ज्यादा नहीं है,
ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप कर लोगे तो आंसर सेम है, मतलब क्वेश्चन अलग अलग हैं पर उनके आंसर काफ़ी रेलेवेंट हैं। एक आंसर याद करने पर कई क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकते हैं। तो ये आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस जो आपको पेयर चुन लो तो उसके सारे सवालात को आपने देखना शुरू कर देना है। ठीक है बेटा जी। इसके बाद आपके पास यहाँ पर अब बात आती है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर 17 और 18 भी एक पेयर में मौजूद है। इसमें से भी जो सबसे अहम लॉन्ग है बेटा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाले अहम हैं, इनको एक बार देख लो। कोई सवाल आपका ऐसा हो ना जो रह जाए। ठीक है बेटा, यहाँ तक था आपका सवाल। उम्मीद है कि ये सारा कुछ आपको आ गया है, यानी कि समझ तो आ गया है, आपको याद भी हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो और आप वहाँ जाके भूले ना। मैं आपको दुआ देता हूँ या अल्लाह आपका इम्तिहान बेहतरीन 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 हो और आपको बेहतरीन मार्क्स मिले। आमीन ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे आपकी इन्वॉल्वमेंट का पता चले कि हाँ भाई आप मेरे साथ चल रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको यूज़फुल ना सिर्फ टिप्स दूंगा, अपडेट्स दूंगा, बल्कि पढ़ाऊंगा भी सही, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आप मुझसे पढ़ने वाले भी हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।